क्या कह रहे हो? ऐसे ही रॉ के एपिसोड्स देखने के लिए मैं अपने सब्सक्रिप्शंस पे करता हूं, तो कुल मिला के बन गया आज मूवमेंट। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और मैं बोल रहा था भाई ट्रिपल एच कुछ ऐसा नहीं करते एक शो में जो कि कुछ बम फोड़ने वाला हो, लेकिन आज तो इन्होंने कुछ विंस मैकमैन के लेवल का काम कर दिया है। पूरी रॉ को अच्छे से बताऊंगा भाई, और बहुत मस्त चीजें हुई है आज शो में। सबसे पहले जो रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है लुडविग काइजर से, जो कि गुंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे नए किंग ऑफ द रिंग है। गुंथर आते हैं और गुंथर जिस तरीके से क्राउन लेके आ रहे थे भाई, आज मेरे को फिर से बहुत अजीब लगा। चलो वो सिर पे पहन नहीं पा रहे जो भी है, लेकिन वो जिस तरीके से लेके आ रहा है ऐसा लगा थाली लेके आ रहे हैं, तो वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे। कुछ तो भाई उसको फिक्स करना चाहिए। अब ये तो मैंने बोला कि शायद वो सिर पे फिट नहीं आएगा, पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन वो बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। इसके बाद जो क्राउड है वो वहां पे यू सक के चैंट कर रहा था, वी वांट रैंडी के चैंट लग रहे थे। गुंथर के लिए मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगा भाई, इससे बड़ा तो सऊदी का क्राउड था। आज के क्राउड में मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था उस पर, वो उसके रीजन अभी आपको बताऊंगा। तो गुंथर होते हैं रिंग में और बोलते हैं कि मैंने रैंडी ओर्टन को हरा दिया, मैं समर स्लैम में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुझे जो है अब मैं कंपीट करने वाला हूं। वो डेमन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं, उनको थोड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ में बोलते हैं कि सबसे पहले आईसी टाइटल वैल्यू लैक कर रहा था, मैंने उसकी वैल्यू वापस में लेके आया। फिर ये जो किंग ऑफ द रिंग है इसकी वैल्यू भी लैक कर रही थी, मैं ये भी वापस लेके आया। और अब मौका है वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ वो करने का, क्योंकि शॉर्टकट के थ्रू चीजें की जा रही हैं। जैसे उन्होंने ये बोला जजमेंट डे का म्यूजिक हिट होता है, पूरी जजमेंट डे निकल के आती है, लेकिन वहां पे मतलब पूरी जजमेंट डे नहीं थी। डेमन प्रीस्ट थे, जेडी मैकडोना थे और साथ में फिन बैलर। डेमन प्रीस्ट ही सिर्फ रिंग में एंटर करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गुंथर और डेमन प्रीस्ट आमने सामने खड़े हुए होते हैं और डेमन प्रीस्ट सीधा पूछते हैं शॉर्टकट, कौन से शॉर्टकट की बात हो रही है? तुझे पता भी है बिजनेस कैसे चलता है? ये मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मैंने जीता, उसके बाद मैंने कैश इन किया था, तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात है नहीं जो तू बोल रहा है कि भाई ये शॉर्टकट वाले तरीके से हो रहा है। मैं तो ये बिजनेस सिखाता हूँ जरा। गुंथर इसका जवाब देते हैं ठीक है भाई, मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं है, मैं किंग ऑफ द रिंग का विनर हूँ। अगर तो समर स्लैम तक रहता है तो भाई हमारा फिर मैच होगा, और मैं बिजनेस के अलावा तुझे और सब कुछ सिखा सकता हूँ जो इस रिंग में होगा। इसके बाद डेमन प्रीस्ट बोलते भाई मैं ऑलरेडी चैंपियन हूं, तो क्या सिखाने की बात कर रहा है मुझे। ऐसा करते ही ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, और ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग हिट होने पे एक तो क्राउड की तरफ से उनको चीयर मिला, और साथ में ड्रू मैकिंटायर की एंट्री पे वो रिंग साइड पर जो क्राउड था उनके साथ ऐसे हाथ मिलाते हुए जा रहे थे। अब ड्रू मैकिंटायर वैसे तो नेगेटिव में है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि भाई भले ही मैं नेगेटिव बंदा लेकिन मैं अच्छा ही काम कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मुझे उसका बहुत सेंस लगा और वो डीप मीनिंग था, क्योंकि हील सुपरस्टार्स को आप कभी कैसे करते हुए देखोगे नहीं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और सीएम पंक के चैंट लग रहे थे ड्रू को देखते ही, तो ड्रू कह रहे थे हाँ भाई जब से सीएम पंक वापस आया उसके रिटर्न की हाईलाइट मैं ही तो हूं, फिलहाल वो बंदा है नहीं तो उसके ऊपर हम बात भी ज्यादा नहीं करने वाले। वो सीधा फोकस करते हैं डेमन प्रीस्ट के ऊपर और गुंथर वहां से सरक लेते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा भाई कि क्योंकि वहां पे गुंथर अब कोई रोल प्ले नहीं करने वाले थे, तो बिल्कुल पप्पुओं की तरह गुंथर को खड़ा नहीं किया वहां पे। गुंथर वहां से चले जाते हैं और अब बातें चलती हैं डेमन प्रीस्ट और ये ड्रू मैकिंटायर के बीच में। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं जब से ये मामी गई है जजमेंट डे की तो ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि मामी ही रियल लीडर है, तो अपना जो फोकस है वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर कर। और अब यूके में जाके मैच होने वाला है, तो यूके के बारे में तुझे बता दूं क्लैश एट द कैसल लास्ट टाइम हुआ था ना, लोगों ने कैसे रोमन रेंस को भी हिला दिया था, कैसे बस में बिल्कुल पास आ ही गया था वो चैंपियनशिप को जीतने के। और अमेरिका में क्योंकि ज्योग्राफी तो पढ़ाई नहीं जाती, तो मैं जरा उसकी नॉलेज दे देता हूं तुमको। इतने में क्राउड ने वहां पर यूएसए यूएसए चैंट करना शुरू कर दिया, मतलब वो ट्रिगर कर रहे थे उनको। और वो वाला क्राउड मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो क्राई बेबी वाला क्राउड है ना वैसा लग रहा था कि कुछ बोल दो जरा, इनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद वो बोलते हैं यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूं। और सच ये है, वो पूरी लोकेशन बताते हैं कि कैसे मैप में कहां पर जो स्कॉटलैंड है वो है। और यहां पे जब मैं अमेरिका में आता हूं लोग मुझे वॉरियर बोलते हैं, लेकिन मैं स्कॉटलैंड में सिर्फ ड्रू हूं। पता है इसका रीजन ये है कि वहां पे सारे ही लोग मेरे जैसे होते हैं, एकदम कमाल के धमाल के तगड़े हट्टे कट्टे, इनका माइंड सेट ऐसा होता है। तो वो वहां के लोगों की जो तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं भाई अब ये जो तेरा टाइटल है उसे मैं लेने वाला हूं। अब इतनी बढ़िया बात ड्रू ने बोली, मैंने सोचा डेवन प्रीस्ट क्या बोलेंगे। डेवन प्रीस्ट का जवाब था ये तरह के गेम प्लान है कि तू मेरे जो मतलब मेरे दिमाग में तू एंटर करके मेरे को ऐसे पगलाना चाहता है, ये है तेरा गेम प्लान भाई, जरा सही चीजों के ऊपर फोकस कर। ये मुझे बड़ा सही जवाब लगा। और वो पूछते हैं क्या तेरी वाइफ वहां पे होगी। अब जैसे ही उन्होंने बोला भाई ड्रू को गुस्सा आ गया, तो डेवन प्रीस्ट एक तरीके से ऐसे करते हैं भाई तू मेरे दिमाग के साथ क्या खेलेगा, मैं ही तेरे दिमाग के साथ खेल लेता हूं। इतने में ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो म्यूजिक है वो हिट होता है, और उसके बाद जो है वो डेवन प्रीस्ट के बिल्कुल आमने सामने आगे खड़े हो जाते हैं। और जो जजमेंट है उनमें भी थोड़ी सी खलबली मच जाती है, क्योंकि अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेडी मैकडोना
का मैच इसके बाद शो पर होता है और ये मुझे थोड़ी थोड़ी जेम्स एल्सवर्थ के साथ जो ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ था उसकी वाइब दे रहा था, क्योंकि इनिशियली ब्रॉन स्ट्रोमैन के करियर में हमने ऐसे स्क्वॉश मैचेस देखे थे छोटे साइज के सुपरस्टार्स के साथ में। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो जेडी मैकडोना वो कुछ कर नहीं पाए यहाँ पे, उन्होंने तो भाई जो पैर है वही तोड़ने की पूरी कोशिश की। फिन बैलर, कार्लिटो सभी आ गए इस मैच में, पावर स्लैम भी हिट करते हैं और उसके बाद जेडी मैकडोना ना पीछे से स्टील चेयर मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर, लेकिन वो स्टील चेयर को पकड़ के ऐसे गिरा दिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। सारे के सारे जो बंदे हैं वो भाग गए और पूरी मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज यही दिख रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जेडी मैकडोना को चेस कर रहे हैं और ये चीज एंड में जाके इतनी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है मेरे को पता नहीं था। और यही चीज जो है ट्रिपल एच के टाइम में बढ़िया लगती है भाई कि वो जो कंटिन्यूएशन है वो स्टोरी की हमको हमेशा दिखती है। अब इस चीज के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। नेक्स्ट चीज होती है रिकोशे वर्सेस ड्रैगनोव का मैच। ये मैच क्यों हो रहा है, पहले मुझे लगा रहा है ये क्यों हो रहा है, लेकिन पता चला कि इसमें तो पर्पस डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ और ही है। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे मैच में आ धमके, रिकोशे को उन्होंने स्पीयर मारा, उसके बाद इलिया ड्रैगनोव को भी उन्होंने स्पीयर मारा। एडम पियर्स इतने ज्यादा गुस्सा थे, मुझे तो लगा था बस ब्रॉन ब्रेकर ये एडम पियर्स को भी तोड़ देंगे। शायद एडम पियर्स ने सस्पेंड किया हुआ था इसीलिए वो मंडे नाइट रॉ में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो रहा था तो एडम पियर्स के जो गले से बात नीचे वो उतर नहीं रही थी। अभी तो बस जो दबदबा है वो ब्रॉन ब्रेकर का चल रहा है और बहुत मस्त तरीके से उनको बुक कर रहे हैं। लगातार जो स्टोरी है वो वैसे ही बुक हो रही है ब्रॉन जैसे कि मैं चाह रहा था। इसके बाद ऑथर्स ऑफ पेन वर्सेस क्रीड ब्रदर्स का मैच का स्कारलेट और आइवी नायल भी रिंग साइड पर लड़ जाते क्या स्कारलेट नहीं मार दिया, उसके बाद हमें फिनिशर लगा दिया एओपी ने, वो मैच जरूर जीत गए क्रीड ब्रदर्स के साथ। शुरू में ऐसा लग रहा था अच्छा हो रहा है, अभी ऑथर्स ऑफ पेन जीते तो हैं लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कुछ वो मैसिव इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो शायद अभी उनको और कंसिस्टेंट बुक होने की जरूरत है तो शायद कुछ बेटर होगा। इसके बाद शेमस आते हैं रिंग में और बोलते हैं किंग ऑफ द रिंग कैसा था, उसके बाद वो अपनी बैंगर आफ्टर बैंगर वाली चीज भी बोलते हो, बहुत ही मस्त लगता है शेमस के जिस तरीके से एक्सेंट है उनका उससे सुनने में। एंड कहते हैं मैं वहां पे नहीं था बट अब मैं वापस आ गया हूं, ऐसा बोलते टाइटनट्रॉन पे भी लुडविग काइजर आ जाते हैं और वहां से अपनी बकवास शुरू करते हैं और कहते हैं यार तू हमेशा अपना जो लॉस है उसके लिए दूसरों को क्यों ब्लेम करता है। ये बकवास सुन के शेमस कहता है यार इसको तोड़ने फोड़ने की बारी आ गई है। जाते हैं ये लड़ जाते हैं, मतलब ब्रॉल हो गए इनके बीच में, लड़ते लड़ते बैक स्टेज से ही वो सीधा आ जाते हैं एरिना वाले जगह पे और नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया। फिलहाल शेमस को मोमेंटम की जरूरत है, आई थिंक यहाँ पे अगर वो विक्ट्री लेते हैं तो उससे उनको जो अच्छा मोमेंटम है वो भी मिल सकता है। इसके बाद अगला मैच आता है लायरा वाल्किरिया वर्सेस कायरी सेन के बीच में। ये मैच लायरा वाल्किरिया के लिए जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि फाइनल्स में वो हार गई थी ये ताजपोशी वाले शो में। इसके बाद वो जीत गई मैच बट बैक स्टेज से एक सेगमेंट था जहां पे ईओ स्काई बहुत ही ज्यादा गुस्से में बिल्कुल पागल सी हो गई है, जैसे साइको होता है भाई, उन्होंने टेबल तोड़ दिया, वहां पे जो लाइट बल्ब था उसको फोड़ दिया, तो यहाँ पे डैमेज कंट्रोल के बीच में कुछ तो सही नहीं चल रहा है ऐसा देख के लग रहा है। नेक्स्ट इस शो पर थी रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो का मैच और ये मेरा तो हार्श ओपिनियन होने वाला कार्लिटो के ऊपर, लेकिन कार्लिटो यार मतलब बिल्कुल ही बोरिंग लगते हैं मेरे को। जैसे ही वो टीवी पे आ जाता है ऐसा लगता है यार ये क्यों आ गया बंदा, क्योंकि उनका कैरेक्टर इतना कुछ है नहीं। जब तक वे फेस थे तब तक तो ठीक लग रहा था फिर भी, लेकिन अब हील बनाए तो हील को तो भाई अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लेके आनी होती है, वो चीज बहुत ज्यादा कार्लिटो लैक कर रहे हैं। मतलब अकीरा टोजावा के बारे को मैं पेल देता हूं अपनी बात में, भाई लग रहा है मुझे कार्लिटो को बोलना चाहिए क्योंकि अकीरा टोजावा बहुत बढ़िया, कम से कम ऐसे चुपचाप खड़े होकर ओटिस की सॉरी चैट गेबल की बातें तो सुन लेते हैं, वही उनका कैरेक्टर। लेकिन कार्लिटो के साथ ऐसा कुछ है नहीं। ग्रज मैच था, 619 मारा, स्प्लैश मारा, आराम से रे मिस्टीरियो जीत गए। बैलर को इसके बाद तोड़ रहे थे मिलके, लेकिन जो डेमन प्रीस्ट उन्होंने आके मामला संभाला है। रे मिस्टीरियो को एंड में उन्होंने साउथ ऑफ हेवन भी लगा दिया और नेक्स्ट वीक के लिए डेमन प्रीस्ट और रे मिस्टीरियो का मैच भी ऑफिशियल हो गया है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ओटिस के बीच में। लिटरली इस मैच को देख के ऐसा लग रहा था कि दो बॉल है वो आपस में टकरा रही हैं, क्योंकि वो टकरा भी रहे थे ना तो नोटिस करना भाई एकदम से रिबाउंड होके दोनों एक दूसरे से दूर भी जा रहे थे पता नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन बड़ा मस्त लगा ये मैच क्योंकि मतलब दोनों का जो साइज है एक तो रेयर है ऐसा, ऊपर से दोनों साथ में कंपीट कर रहे थे। और इस मैच की कहानी सिर्फ यही थी कि ओटिस को जो है अपना कैटरपिलर यूज करना है वो चैट गेबल ने करने नहीं दिया, एंड में सुनामी पड़ गई और मैच जीत गए ब्रॉन्सन रीड। लेकिन इसके बाद चैट गेबल ने एक लेसन देना शुरू कर दिया। वो क्या करते हैं, कहते हैं डिसिप्लिन तुझे अब इन सारे लोगों के सामने सिखाऊंगा। उन्होंने लिटरली अपनी बेल्ट निकाली, मतलब ये पिताजी हो रहे हैं क्या चैट गेबल ब्रॉन्सन रीड के। और वहां से माइकल कोल, या फिर माइकल कोल नहीं बोला था कि ऐसी पनिशमेंट तो 30 साल पहले मुझे मिला करती थी, वो लिटरली बोलते हैं भाई ऐसे रोप्स को जाके पकड़ ले, मैं तेरा पिछवाड़े पे बेल्ट बजाने वाला हूं। लेकिन जैसे ही वो बजाने जाते मैगजीन ने रोक दिया, उसके बाद बोलते चल तू भी निकल यहां से। अकीरा टोजावा के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बकवासें करी और तो जब वो दोबारा मारते हैं तो सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट हो जाता है। सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट हुआ तो अब सैमी ज़ेन यहाँ पे क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आके बोलते हैं कि भाई तू है वीक और तू क्या दूसरों को हमेशा अपने जो तेरी गलतियां होती है उसके लिए करता है, असली में जो प्रॉब्लम है वो तेरे में ही है और इसीलिए तू अभी ताजपोशी वाले इवेंट में भी नहीं जीत पाया। ओटिस के ऊपर ही फिर से वो ब्लेम डालते, कहते हैं इसी की वजह से हुआ, वो फिर से बेल्ट लेके मारने चलते, लेकिन इस बार सैमी ज़ेन ने रोक दिया। मतलब आज किसी भी तरह से बेल्ट नहीं पड़ने
देनी थी। वुप दैट ट्रिक के भी वहां पे चैंट लग रहे थे। सैमी ज़ेन अब ओटिस से पूछते भाई कब तक सुनेगा तू इसकी, इन लोगों की सुन। इतने में क्या हुआ, चैट गेबल ने भी जो है अटैक करना शुरू कर दिया। फाइट बैक उन्होंने जरूर किया लेकिन पीछे से आके जर्मन सुप्लेक्स मार दिया फिर उन्होंने सैमी ज़ेन के ऊपर। तो अभी भी यहाँ पे जो टेंशन हैं वो ऐसे ही लग रही है, बस उस मूवमेंट का वेट करो। इस समय राइजर की तरह काम कर रहा है कि जैसे ही ओटिस ने अपना माइंड चेंज किया और चैट गेबल को वो धोते हैं, उस टाइम पर डेफिनेटली जो रिएक्शन है बहुत तगड़ा आने वाला है। और शो का मेन इवेंट था बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में स्टील केज मैच। जब ये मैच शुरू हुआ तो मुझे लगा इतना टाइम तो है नहीं अभी कि इसको अच्छे से दे सकें और एक बिल्कुल हाई क्वालिटी स्टील केज मैच डिलीवर करें, लेकिन इस मैच का पर्पस ही कुछ अलग था। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, वो दरवाजा खोल देते हैं स्टील केज का और उस पे बेकी लिंच निकल रही होती है बाहर। तो इस बार तो ऐसा लगा था डोमिनिक जो है बेकी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जेडी मैकडोना, फिन बैलर वहां पे आ गए। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आ गए। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन आए तो सब भागने लग गए, एकदम भागने लगे। तो जो ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक्सप्रेस है वो चलती है कि डोमिनिक सीधा वो स्टील केज के डोर पे जाकर टकराए और वो डोर टकराया बेकी लिंच के मुंह पे। तो बेकी लिंच तो वहां से हो गई ढेर। लिव मॉर्गन ने इसका फायदा उठाया। लिव मॉर्गन जो है बाहर आ जाती है और उन्होंने सक्सेसफुली, क्योंकि एस्केप ही करना होता है, पिनफॉल करना होता है, तो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। लेकिन जब रैंप पे खड़े होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, पहले तो एक दूसरे को देख रहे थे, उसके बाद लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को किस कर दिया। या मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि लिव मॉर्गन ने तो किस कर दिया, लेकिन जो कैसे बोलूं, जो पैशन है वो लिव मॉर्गन में ज्यादा दिख रहा था, डोमिनिक में उतना नहीं दिख रहा था। इसके बाद तो भाई पूरा जो इंटरनेट है वो फट गया कि अब रिया रिप्ली इस पे कैसे रिएक्ट करेगी। और मैं कह ही रहा था कि ये स्टोरी बस पेस पकड़ने ही वाली है। और मैंने ये भी बोला था ऐसी स्टोरी में मजा तो बहुत आ रहा होगा तुम्हें, और आज के शो से शायद वो आ भी गया होगा। और ये मतलब एंगल ऐसा तो नहीं था कि कोई रेसलिंग वाइज कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो एक स्पाइस है उसको बनाने के लिए अच्छा था। मतलब किस की तरह से नहीं, इस तरीके से कि अब जो स्टोरी है रिया रिप्ली के आने के बाद और एक जो ट्रायंगल चलेगा वो शायद मस्त बना सकता है मंडे नाइट रॉ को। थोड़ा डिफरेंट रीजन है, लेकिन भाई पेस बनाने के लिए फिर ऐसी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चलती रहती हैं। आप बताओ आपको रॉ कैसी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।